हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएसएफ का एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है। इससे संबंधित जो है काफ़ी वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे और हमने भी बनाया था, आपने देखा होगा। ये बीएसएफ ट्रेडमैन की जो एग्ज़ाम है, बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं उसके बारे में। मैंने ये शुरू किया है, आपको पता होगा ये एग्ज़ाम आपकी जो है 4 दिसंबर को होने वाली है। ये एग्ज़ाम आपकी 4 दिसंबर को होने वाली है और मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर 25 नवंबर 25 नवंबर के बाद आपके एडमिट कार्ड भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लगभग 10 दिन पहले। बीएसएफ ट्रेडमैन की इस एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित इसमें मैथ्स भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है और काफ़ी बच्चों को मैथ्स कमज़ोर भी रहते हैं। तो मैथ्स से संबंधित मैंने ये सीरीज़ देखते हुए एक लंबा एक्सपीरियंस होने के नाते मैंने 300 क्वेश्चन कराने का वो किया है कि मैं आपको टोटल 300 क्वेश्चन कराऊंगा। और इस 300 क्वेश्चन में से मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 80% क्वेश्चन आपके जो है इसी के अंदर से होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो क्या होता है, उसके बाद ये हम जानेंगे, आगे सवाल करेंगे, उसके बाद अपन आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है उसके बाद, और आपका कितना प्यार मिलता है इसके लिए। उसी तरह से आगे रेगुलर क्लासें रहेंगी। तो आज ये पहली क्लास है जो छोटी होने वाली है, उसके बाद मैं ये लगातार इन क्लासों को ज़्यादा करूँगा। अगर आप सभी साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस पर, तो फिर उसके बाद मैं इनको कंटिन्यू करूँगा। तो आज पहला क्लास है और पहला सवाल ये रहा आपका। आई होप आपको समझ आएगा और मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा सवालों के माध्यम से क्वेश्चंस को करवाने का और इन्हें समझाने का। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल दिया गया आपका, ये आपका 4957 4957 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो देखो मैं सवालों के माध्यम से ही सारा चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ। ये पहला चैप्टर है और मैं आपके एग्जाम तक सभी चैप्टर इसी तरह से कंप्लीट करवा देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो स्थानीय मान क्या रहने वाला है ये आपको ध्यान रखना है। तो स्थानीय मान किसी भी संख्या का, जैसे ये संख्या है 4, 9, 5 और 7, 4957। इसमें हमसे पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो 9 कौन से स्थान पे आए, तो ये 9 कौन से स्थान पर पीछे से देखा जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसके बाद 2 जीरो लगा देनी, यानी कि 900। अगर हमसे पूछे 5 का स्थानीय मान, तो 5 कौन से स्थान पर आए, दूसरे स्थान पर आए, यानी कि 5 और 1 इसके साथ जीरो लगा देनी है। यानी कि जिस स्थान पर जो संख्या बैठी होती है उसके पीछे जितने नंबर होते हैं उतने ही जीरो लगा दी जाती है, यानी कि 4 है। उसके बाद 4 का स्थानीय मान अगर हमसे पूछे तो 4 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 आप इसमें क्या कर दो, जीरो लगा दो। तो इस तरह से देखा जाता है स्थानीय मान। उसके बाद रही जातीय मान की बात करें, तो अगर यही संख्या दी गई है 4, 9, 5 और 7, इसमें किसी भी संख्या का जातीय मान पूछे, अगर हमसे जातीय मान पूछे 4 का तो 4 ही होगा, अगर हमसे जातीय मान पूछे 9 का तो 9 ही होगा, अगर 5 का तो 5 ही होगा, अगर 7 का तो 7 ही होगा। नंबर कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब इसमें किसी भी संख्या का पूछ ले, मान लो 4957 4957 में हमसे पूछे कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो स्थानीय मान 4957 4957 का स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान है। तो 5 के बाद कितना अंक आए, 1, तो ये 5 और 0 50 हो जाएगा। और जातीय मान उस संख्या का वो संख्या खुद ही होती है, तो 50 माइनस 5, उसके बाद 50 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 45 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपके लिए क्लियर होगी ये चीज़ें। तो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से इसी तरह से आपको क्लियर करवाने वाला हूँ ये सारी बातें। तो ये जो है पहला आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, ये सवाल अपना प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो इसी के माध्यम से अब मैं आपको फिर से सारी चीज़ें इसमें समझाने वाला हूँ कि ये सवाल तो ये लिखा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याओं का इनसे डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है आपका n इंटू n+1 और बटे 2। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है n इंटू n+1 बटे 2।
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की बात करिए तो n का मान जो है ना यहाँ ये 10 रहने वाला है। n का मान कितना रहने वाला है? 10 रहने वाला है। तो n की जगह 10 रखेंगे अपन, तो 10 प्लस 1 कितना बन गई? 11 और बटे 2 करेंगे। उसके बाद 2 से कितने पे चला जाएगी? ये 5 पे। 11 गुणा 5 ही कितना आ जाएगा आपका? 55। ये आपका आंसर होगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग आपको ध्यान रखना है, n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। n का मान हमेशा अंतिम संख्या लेते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग की बात कही तो n का मान कितना रखो? n का मान आप 10 रखो। 10 प्लस 11 बटे 2 कितना आ गया अपना? 55। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपका 10 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो देखो प्राकृत संख्याओं का योग आप सब जानते हो कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या रहता है? प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n इंटू प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये प्राकृत संख्याओं का योग रहता है। n का मान हमेशा अंतिम संख्या रहती है, लेकिन जब संख्या बीच से दी गई, यहाँ संख्या दी गई 10 से 50 तक की संख्या, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको क्या कहना चाहता है। इसका मतलब कहना ये चाहता है 10 प्लस 11 प्लस 12 और इस तरह से चलती चलती प्लस कितनी तक है? ये 50 तक है, प्लस 50। इनका योग ज्ञात करो। देखो करने के बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन मैं जो अच्छे तरीके हैं वो ही बताने वाला हूँ आपको, और आपको इनसे ही करना है। तो आपको कैसे लिख लेना है सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। ये कि आपको ऐसे, तो आपको क्या करना है, जब भी संख्या बीच से दे, आपको ये संख्या दी गई 10 से 50 तक, तो आपको संख्या बीच से दी गई है, जैसे 10 से 50, 20 से 60, तो हमें क्या कर लेना, इन दोनों संख्याओं का योग लिखेंगे। इन दोनों संख्याओं का योग गुणा इन दोनों संख्याओं का अंतर जो होता है वो, और प्लस 1 और बटे 2। इस फॉर्मूले से करना अपने को। इन दोनों संख्याओं का योग 10 और 50 का योग कितना बन गया आपका? 60 गुणा 10 और 50 का अंतर 50 माइनस 10 कितना आ गया? 40 प्लस 1 कितना बन गया आपका? 41 और बटे 2। ये कितने पे चला गया? ये आपका 30 पे चला जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1230। ये आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जब भी संख्याएं बीच से दी गई हो तो उनका योगफल कैसे करते हैं। इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे। 50 प्लस 10 कितना आया? 60। इन दोनों संख्याओं का अंतर 50 माइनस 10 कितना आया? 40 प्लस 1 करना 41 और बटे 2 कितना आ गया? 1230। अब आपको कल को कह दे कोई कि 20 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल करेंगे। 60 और 20 का योगफल कितना है? 80 गुणा इन दोनों का अंतर, 60 में से 20 चला गया, कितना रह गया? 40। 40 प्लस 1 41 और बटे 2। ये कितना आ जाएगा आपका? 40 पे चला गया, 40 से करेंगे 4 4 चौक 16, 1640। ये आपका आंसर होगा। ये आपको क्लियर होगी ये बात। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं जैसे करवाऊंगा आपको इतने इनके जितने भी क्वेश्चन मिले इस तरह के, उनके आपके सब प्रैक्टिस कर लेनी आपको, या बार बार इन्हीं को पढ़ लेना है, तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात। तो देखो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो सम संख्याओं का योगफल आपको सबको पता होगा कि सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 या x इंटू x प्लस 1। आप जो मर्जी वो लिख सकते हो। वैसे x इंटू एक्स प्लस 1 लिखना सही होता है, बाकी जो भी है वो देख लेना, x इंटू एक्स प्लस 1। अब 1 से 100 तक की कौन सी संख्या चाहिए अपने को? सम संख्या चाहिए, इवन नंबर। आप सब जानते होंगे कि सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूर्णतः भाग जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। सम संख्याओं का योग x इंटू एक्स प्लस 1 होता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा 1 से शुरू करी गई 1 से 100 तक, तो इसमें सम भी आई होंगी और विषम भी आई होंगी। तो हमें ये देखना है कि 1 से 100 तक कितनी सम संख्या है। ये देखने के लिए हम अंतिम संख्या में हमेशा 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग देंगे, 100 में 2 का भाग देंगे, कहाँ तक? पूरा पूरा चला जाता है 50 तक। तो 50 अपनी कौन सी होंगी? सम संख्या। यानी कि कहने का अर्थ ये है x का मान कितना आया? 50। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 50 गुणा 50 प्लस 1 कितना बन गया? ये आपका 51। 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 5 5
25, एक जीरो के एक जीरो कितना आ गया 2550। आई होप क्लियर हो गया आपको ये बात। अगर नहीं समझ आई दोबारा रिपीट करना है तो उसके बाद वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हो, कितनी भी बार देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया प्रथम विश्व विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ये गलती से हो गया, ये दिया गया कि प्रथम 20, सॉरी ये गलती से ऐसा आ गया, मैं भी बता देता हूँ आपको। प्रथम 20 है, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 20 विषम संख्याओं को योगफल ज्ञात करो। अब वही बात, पहले ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं जाती है। जो 2 से भाग नहीं जाती वो कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। विषम संख्याओं को योगफल की बात करें तो विषम संख्याओं का योगफल होता है एक्स स्क्वायर। विषम संख्याओं का योगफल होता है एक्स स्क्वायर। अब प्रथम 20 विषम संख्याओं की बात कही, जब भी देखो प्रथम शब्द के साथ सम या विषम दे तो एक्स का मान दी गई संख्या होती है, तो एक्स का मान कितना रहेगा 20 ही रहने वाला है। तो 20 की पावर 2 कितनी बन गई है आपका 400, आपका सही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर जो क्या रहने वाला है 400। प्रथम शब्द के साथ सम संख्या दे या विषम संख्या दे, एक्स का मान दी गई संख्या ही होती है। इनमें 2 का भाग देके सम और विषम नहीं निकालना होता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरा ऐसा मानना है पूछा जाना है 100%। 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इस तरह 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है। हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट के मैंने बहुत सारे सवाल नहीं लिए हैं। मैंने इस तरह से सवाल सेट किए जो आपके पेपर में 100% पूछे जाने, बस वही सवाल है। तो इनको आप बार बार पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, संख्याएं चेंज हो सकती है, टाइप आपके यही पूछी जाएंगी, ये मेरा दावा है ऐसा। बाकी देखते हैं क्या रहता है आगे। तो ये दिया गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इस तरह से। तो ये 1 2 3 क्या है, ये अपनी सारी की सारी संख्याएं, ये कौन सी संख्या आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, और इनकी पावर 2 2 दी गई। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या रहता है आपको सबको पता होगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग रहता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटे 6 बटे 6, ये रहता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6। n का मान हमेशा अंतिम संख्या रहेगी। n का मान कितना रहने वाला है, यहाँ 10 रहने वाला है। तो आप करो 10, n की जगह 10 रखो, 10 प्लस 1 कितना बन गया, ये 11 गुणा 10 गुणा 2 कितना बन गया 20 प्लस 1 कितना आ गया 21, और बटे कितना आ जाएगी अपना 6, बटे कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से कितने चलेगी 2 5 10, 11 5 55 गुणा 7 कितना आ गया 55 गुणा 7 कितना आ जाएगा 385, 55 गुणा 7 कितना आ जाएगा 385। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं वर्गों का योग कितना आ जाएगा 385 है। इस तरह से लिखे सवाल तो भी कितना आ जाएगा 385। बार बार सवाल आप रिपीट करके देख सकते हो, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। काफ़ी बच्चों को एक बार में ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है और मेरा ऐसा मानना पूछा जाएगा 100%। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैं देखो दोनों ही बातें बता देता हूँ कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भाज्य संख्या, मैंने ये सवाल इस तरह से सेट किए, मैं फिर से बता दूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इनमें, जो आपके लिए जरूरी है अभी एग्जाम के समय में, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। भाज्य संख्या वो होती है जो संख्या एक व स्वयं खुद और उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग जा सके, किसी भी अन्य संख्या से भाग जा सके वो क्या कहलाती है, किसी भी अन्य संख्या से भाग जा सके वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी नंबर से भाग नहीं जा सकती, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। देखो एक जो होती है ना, ये तो न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। एक तो न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, न ही अभाज्य संख्या होती है। तो एक तो कैंसिल हो, उसके बाद दो की बात करते हैं। देखो दो है,
2 में या तो 2 का भाग जा सकता है या 1 का भाग जा सकता है। 2 में या तो 2 का भाग जा सकता है या 1 का भाग जा सकता है। और किसी नंबर से भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसलिए 2 सबसे छोटी क्या होगी अपनी अभाज्य संख्या होगी। 2 सबसे छोटे अपनी अभाज्य संख्या होगी। ये आपका सही आंसर है। तो अगर भाज्य संख्या की बात करें, अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो इसका आंसर होगा 4। ये आपको ध्यान रख लेना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल लिए गए सारे। तो ये सवाल दिया गया कि किसी संख्या में 56 का भाग देने पर, किसी संख्या में किसका भाग देते हैं? 56 का भाग देने पर कितना शेष बचता है? 29 शेष बचता है। यदि दूसरी संख्या में 8 से, यदि उसी संख्या में, दूसरी संख्या, दूसरी नहीं है, ये लिखा गया कि उसी संख्या में, ये थोड़ा सही कर लेना, उसी संख्या में 8 से भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा? देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनका सीधा सीधा आंसर क्या रहने वाला है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल दिया गया आपको हमेशा क्या कर लेना है, ये कहता है कि पहली 56 में भाग देने पर कितना शेष बचता है? 29 शेष बचता है। उसी संख्या में, ये क्या लिखा है? उसी संख्या में 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो आपको पहले शेषफल में इस 8 से सीधा भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो 29 में आप 8 का भाग दो तो 8 तिया 24, 29 में से 24 घटाओ, कितना रह गया शेषफल आपका? शेषफल आपका 5 रह गए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 5 आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ये आपका, ये देखो एकदम आसान सवाल है और मैंने एज इट इज उठाया। कहता है कि इसी संख्या में 133 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 21 बचता है। इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो अब मैंने ये बताया आपको कि पहले शेषफल में, इस शेषफल में जिसमें लिखा हो शेष बचता है, उस शेषफल में दूसरे का सीधा भाग देना है। तो 21 में 19 का सीधा भाग देंगे, 19 एकम 19, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा? 2। तो ये आपका सही आंसर होगा। और आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। अगला सवाल दिया गया, इसमें देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये अभी अभी कराया था आपको कि 1 2 3 ऐसे चलती चलती 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया? 385 दिया गया। नीचे संख्या दी गई 2 4 6 और ऐसे चलते चलते 20 दी गई। तो आपको दिखाई दिया होगा ये, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो देखो 1 इसका दुगुना कितना है? 2, 2 इसका दुगुना कितना लिखा है? 4, 3 इसका दुगुना कितना है? यहाँ लिखा है 6। उसके बाद यहाँ 10 इसका दुगुना कितना है? 20। यानी कि 2 2 से सबको गुणा कर रखी है। तो ये संख्याएं 2 सबको किससे गुणा कर रखी है? 2 से गुणा कर रखी है। और इन सबका वर्ग है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। तो जो ये वैल्यू दी गई इसको हम हमेशा 4 से गुणा कर लेते हैं। जब भी ऐसी संख्या लिखी गई हो, जो भी इसका मान दिया हो उसको हम हमेशा 4 से गुणा करते हैं, वो अपना आंसर हो जाएगा 1540। ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 1540। ये आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ ये भी बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ भी ऐसा लिखा है 1 और ये 2, ये 2 है इधर, और यहाँ कितना लिखा गया है? 4। ये 3 है और इधर कितना लिखा गया है? 6। इसी तरह से 10 और यहाँ कितना लिखा गया? 20। दुगुना है तो कितना गुना करा गया है? 2 गुना किया गया है। और इनकी पावर कितनी है? 3 3 है, तो इसकी पावर भी आपको 3 ले लेनी है। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। तो 3025 को आप किससे गुणा कर लो? आप 3025 को 8 से गुणा करो तो 8 तिया 24, 25 8 200, तो कितना बन गया? 24,200। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24,200। आपको सिंपली ध्यान रखना है, जब भी संख्या क्यूब के रूप में हो तो आपको 8 से गुणा कर लेनी है। जब भी संख्या वर्ग के रूप में हो तो आपको किससे गुणा कर लेनी है? 4 से गुणा कर लेनी, वो अपना आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आज इतने ही सवाल रखने वाले अपन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि मैं इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिख सकूं और क्लासों को बड़ी भी बना सकूं। अगर आपको मेरी बात समझ आए तो उसके बाद ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 100% इन क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन पूछे जाने जो मैं करवाने वाला हूँ। मैं आपको टोटल 300 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।